हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात करें आपके वैकल्पिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए थे और मैं आपको उसमें बता चुका था कि जो वैकल्पिक प्रश्न है इसी से आपके वैकल्पिक 8 नंबर के जो आएंगे वो तो होंगे ही होंगे प्लस तैयार। इसके अलावा प्लस आपके जो निश्चित उत्तर प्रश्न 8 नंबर के आएंगे वो भी आपके यहीं से आएंगे। प्लस उसके अलावा जो 6 नंबर का मैप आता है लास्ट में पढ़ने के लिए, वो क्वेश्चन भी आपके यहीं से कवर हो जाता है। टोटल आपके 22 नंबर के जो प्रश्न उत्तर है वो इन खाली वैकल्पिक प्रश्नों से कवर हो जाते हैं। अगर सिर्फ आपको वैकल्पिक प्रश्न ही तैयार करने हैं तो इनमें से काफी क्वेश्चन जो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर तीसरा 2020 में आ चुका है। तो सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ लेंगे आपके, वो 8 नंबर 8 में से कम 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इन्हीं में से आएंगे, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के देख लेते हैं, अगर आपको पूरे 8 में से 8 ये सही करने हैं, 8 नंबर निश्चित उत्तर में चाहिए और 6 नंबर आपको मैप वाले चाहिए, तो आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार इन सभी को जरूर देख लेना है। तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वैकल्पिक प्रश्न दे चुका हूँ, ये आपका सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। बाकी जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए या फिर इसके अलावा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सारी वीडियोस टॉपिक वाइज आती रहेंगी। तो जिन बच्चों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कैसे आप इसको जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पीडीएफ की पूरी प्रोसेस मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं। बाकी टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी जिसमें अभी हमारे वैकल्पिक प्रश्न तो हम कवर कर ही रहे हैं, निश्चित उत्तर प्रश्न आ जाएंगे आपके, अति लघु आ जाएंगे, लघु आ जाएंगे, दीर्घ आ जाएंगे और मैप की वीडियो अलग से भी आएगी। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है। तो पहले का जो सी आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए नंबर, विनिर्माण। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, दूसरे का सी आंसर हो जाएगा ए, लोहा इस्पात। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, प्रश्न नंबर 3, इसका सी आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, चौथा इसका सी आंसर हो जाएगा बी, सेल। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम प्रगलन। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, छठे का सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है, तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, वस्त्र उद्योग। फिर है विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आठवां इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उद्योग की भागीदारी बढ़ रही है, तो नौवें इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तृतीय। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है, दसवां इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अगला जो प्रश्न देखना है उस पर लेके चलता हूँ सीधा मैं आपको, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है, ठीक है, प्रमुख साधन है। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, सड़क परिवहन। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी राजमार्ग। दूसरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन, तीसरे का ए। चौथा है सीमा सड़क का गठन कब किया गया, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1960 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो ये देखो आपका हर साल मैप में पूछा जाता है क्वेश्चन ही। पांचवा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ए, 1853। किन दो स्टेशनों के बीच में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, तो हो जाएगा मुंबई से ठाणे, बी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, आठवां इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाइप लाइन। नौवां है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, 9 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। फिर 10वां नंबर, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, 10वां इसका हो जाएगा डी नंबर, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पहला है आपका, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंहलियों का। दूसरा है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, 1948 में। तीसरा है श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया, प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1956।
भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार। पांचवा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? प्रश्न नंबर 5, सही आंसर हो जाएगा बी, 3। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा बी, सरकार। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूं। नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें आपने एक तो देखना है, फर्स्ट वाला, शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फर्स्ट का डी नंबर, स्थानीय स्वशासन। उसके बाद अगला है, संविधान और विभिन्न प्रकार की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? दूसरा सही आंसर हो जाएगा ए, न्यायालय। उसके बाद चौथा है, सात आकर संघ बनाने का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथ लेकर चलने वाला संघ का उदाहरण नहीं है? प्रश्न नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड। फिर है, किस संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? छठा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत। फिर है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम किस वर्ष उठाया गया? सातवां, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष किसको कहा जाता है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ए, मेयर। फिर है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? नौवां, सही आंसर हो जाएगा डी, 8। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है वो आपको बताना है। 10वां, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, दिल्ली। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का बी, 28। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 12वें का सही आंसर हो जाएगा सी, 1992 में। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? प्रश्न नंबर 14, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा। 16वां है, भारतीय संविधान में कितनी भाषा को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22। उसका नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट याद करने वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ये, नारीवादी। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों में, यानी ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? पांचवा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात? तो डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट सॉरी सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि पहले 2001 फिर 2011। फिर है, निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? सातवां, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, किसमें है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, पंचायती राज संस्थाओं में। नौवां है, इसमें आपको दे रखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया? तो नौवां, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ। इसमें जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक दल। अगला है, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक दल। भारत में रिक्त स्थान व्यवस्था है, कैसी है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, बहुदलीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका पांचवे का सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। छठा नंबर है, चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? तो चीन में कौन सी है बताओ? छठे का सही आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिस्ट पार्टी। सातवां है, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो प्रश्न नंबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आठवां है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्रीय दल द्वारा शासित है? क्षेत्रीय दल द्वारा कौन सा राज्य शासित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आठवें का सी, ओडिशा। नौवां है, निम्नलिखित में से किसने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है? नौवें का सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। और देखो, जितने आपको मैं बता रहा हूँ सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार एग्जाम में लगभग लगभग पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल 22 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? प्रश्न नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्रात्मक सरकार। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैध शासन व्यवस्था के मामले में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है? तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक। फिर है,
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पारदर्शी प्रक्रिया। लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? 5वें का सही आंसर हो जाएगा सी, त्वरित निर्णय, यानी तुरंत निर्णय नहीं होता है। छठा है लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है किस चीज पर आधारित होती है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक समानता पर। अगला प्रश्न है जो आपने देखना है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका पहले का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रति व्यक्ति आय भी ठीक है, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी सही है। फिर है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? दूसरा है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। औसत आय को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तीसरे का ए। चौथा है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं कौन कौन से हैं? चौथे का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी नियमित रोजगार, नियमित व बेहतर मजदूरी, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, ये तीनों सही हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? 5वें का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। छठा है विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? छठे का सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, साक्षरता दर है, स्वास्थ्य है, प्रति व्यक्ति आय, यानी ये सभी सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां, पंजाब के समृद्ध किसान क्या नहीं चाहेंगे? तो गिरते मूल्य नहीं चाहेंगे, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। मुद्रा क्या नहीं खरीद सकती? तो प्रदूषण मुक्त वातावरण, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके संबंधित है किससे? क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो पहले का बात करें आंसर कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किस देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी हो जाएगा। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक में कौन आ जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कृषि, डेयरी, मत्स्य, यानी जहां पर कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, तो डी, यानी ये सभी हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो इसका बी नंबर सी हो जाएगा, कृषि, क्योंकि हम कृषि को पहले ऊपर देख चुके हैं प्राथमिक में। तो नेक्स्ट अगला, उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो उद्योग, चौथा बात करें बी आ जाएगा इसका सेंसर, द्वितीयक क्षेत्र। यानी देखो कच्चा माल हम बना रहे हैं, तो कच्चा माल कहाँ जा रहा है? कंपनियों में जा रहा है, कंपनी वहां पर उसको क्या कर रही है? पैकेजिंग कर रही है और आगे भेज दे रही है। तो प्राथमिक में हम क्या आ जाएंगे? जो हमारे छोटे दुकानें हो गई, कच्चे माल, खेती हो गई, छोटी छोटी चीजें जो होगी वो आगे में प्राथमिक में। द्वितीयक में जो कच्चा माल बना रहे हैं उसको हम नेक्स्ट भेज रहे हैं कि उसको पैकेजिंग वगैरह करने के लिए, तो वो दूसरे नंबर। तृतीयक में क्या आ जाएंगे? जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं वो या फिर कंपनियां आ गई बड़ी बड़ी, वो किस में आ जाएंगे? हमारे तृतीयक में आ जाती हैं, यानी जो सीधा सीधा टैक्स देती हैं, ठीक है। और ये जो तृतीयक वाले हैं वही देश को ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं अगर हम वैसे देखें तो टैक्स के मामले में, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को याद रखेंगे तो इजिली आप ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कवर कर पाएंगे। पांचवा है विकसित देशों की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखो यहाँ पे विकसित है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका योगदान रहेगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? सी नंबर, तृतीयक क्षेत्र का। फिर है 7वां नंबर कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो 7वें का बताओ क्या आंसर हो जाएगा? ए, प्राथमिक, यानी वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से। जैसे हम गेहूं हो गया, कोई कोई भी फसल उगाते हैं तो किससे उगाते हैं? ये हमारा प्राकृतिक ही तो मिट्टी के अंदर हमने बीज डाला। अगला प्रश्न है 8वां, किसी वर्ष में उत्पादित रिक्त स्थान के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे 8वें में आपने क्या भरना है? बी नंबर, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा कौन सा क्षेत्र है? आपका 9वें का हो जाएगा। जैसे अभी सेवा क्षेत्र यानी जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो 9वें का बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी, तृतीयक क्षेत्र को। फिर है सेवा क्षेत्र करता है, क्या करता है सेवा क्षेत्र? 10वें का सही आंसर हो जाएगा बी, सेवाओं का सृजन। फिर है विकास के साथ साथ क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाता है, कौन सा क्षेत्र का महत्व बढ़ता है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, तृतीयक का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी असंगठित क्षेत्रक में नहीं आएगा? अब देखो संगठित और असंगठित में क्या आ जाएगा कि असंगठित क्षेत्रक में नहीं आएगा। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक, ठीक है। असंगठित में कौन आ जाएंगे? जिनका रोजगार निश्चित नहीं है, यानी 6 दिन काम किया फिर 5 दिन तक कोई काम ही नहीं मिल रहा है। संगठित में क्या आ जाएगा कि हाँ निश्चित है, जैसे टीचर हो गया, ठीक है, टीचर, गवर्नमेंट टीचर की बात करें या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर हो गए, जितने भी गवर्नमेंट हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज है, वो क्या है उनका निश्चित है कि सुबह जाना है शाम को आना है, उनको फिक्स है कि सैलरी मिलेगी मिलेगी। बट जो मजदूरी है या फिर जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहा है वो सब किस में आ जाते हैं? असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी उनका कोई निश्चित नहीं है कब उनको काम से निकाल दें
है ना, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए संगठित और असंगठित। अब पूछा है असंगठित क्षेत्र में कौन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शिक्षक। फिर है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा, बताओ। प्रश्न नंबर 13, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टिस्को। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2005। फिर है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, प्रश्न नंबर 16, इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, ए हो जाएगा पूंजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर है कि प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना कहलाता है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्वितीयक उत्पाद। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं, और इसमें आपसे सेकंड वाला देख लेते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का काम कौन करता है, तो दूसरा सही आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, तो ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो ये सभी हो जाएगा पांचवे का आंसर, डी नंबर। फिर है कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, तो छठे का सही आंसर हो जाएगा डी, समर्थक ऋणदार। अगला प्रश्न है, दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के अदल बदल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह आ जाएगा वस्तु विनिमय। गेहूं से चावल की अदल बदली एक उदाहरण है किसका, वस्तु विनिमय का। 10वें का अगर हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है 11वां, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां क्या है, तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। विनिमय के लिए क्या चीज कितने पक्ष आवश्यक हैं, तो एटलीस्ट दो पक्ष होने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। 12वां है, वस्तु विनिमय क्या हो गया, जैसे मेरे पास गेहूं है, सामने वाले के पास चावल है, तो मुझे चावल चाहिए और सामने वाले को गेहूं चाहिए, तब हम क्या करेंगे, वस्तु की अदला बदली कर पाएंगे। अगर उसको मान लो गेहूं नहीं चाहिए, तो फिर मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको गेहूं चाहिए और उसके पास चावल हो, ठीक है, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न देखना है जो आपने महत्वपूर्ण है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है। 16, इसका अगर हम बात करें सही आंसर की, तो हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 17 है, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक रूप की करेंसी है, तो ए हो जाएगा कागज के नोट, 17 नंबर। फिर उसके बाद अगला है, निम्नलिखित शहरी परिवारों को कौन सा वर्ग औपचारिक क्षेत्र से ऋण का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करता है। 18, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गरीब परिवार। उसके बाद अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और एक चैप्टर देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम थर्ड पार्ट में देख लेंगे। देखो एमसीक्यू टाइम है अभी आपके पास, तो आप इजीली इनको तैयार कर पाएंगे। तो इसमें जो आपने तैयार करना है, नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण, इसको आप छोड़ देंगे। तीसरा नंबर देखेंगे इसमें आपसे, आप थर्ड नंबर में आपसे क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण अन्य जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो किसको पहुंचाई है, तो तीसरे का अगर हम आंसर की बात करें, बी हो जाएगा, विकसित देशों के लोगों को। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो चौथे का अगर हम बात करें सही आंसर की, चौथे का सही आंसर हो जाएगा बी, वैश्वीकरण। फिर है तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है, पांचवे का सही आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट। फिर है एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, छठे का सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व व्यापार संगठन। सातवां है कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, तो कौन हुए हैं, तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा सी, धनी वर्ग के उपभोक्ता। आठवां है वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक चुनौती है, तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ए, नए बाजारों तक पहुंच। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है या तो एक काम कर सकते हैं, हम इसमें ही जल्दी जल्दी कवर कर पाते हैं, कवर कर लेते हैं। लगभग आपके 7 और 5 10-12 पेज रह गए, तो ठीक है, इन्हीं को हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसी में, क्योंकि फिर एक पार्ट और देना, उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम अलग से आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो पार्ट कहाँ पर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है, तो कौन है, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी हो जाएंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा डी, यानी अधिक कीमत लेकर के, मिलावट वस्तु देकर और कम वजन देकर। अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का बी नंबर, 1986 में। अगला है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है, पांचवे का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी जिला मंच है, राज्य मंच है और राष्ट्रीय मंच भी है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, छठे का सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट अगला ये आपका स्टार्ट हो चुका है, कौन सा, यहाँ से हम देख पाएंगे,
आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास कार्य किस चरण में शुरू होता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही। फिर है उस देश का नाम क्या है जिसने भूकंप समस्या को हल करने में सफलता प्राप्त कर ली है? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ए जापान। तीसरा है आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटकों की संख्या कितनी है? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा बी 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उस पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 26 दिसंबर 2004 में सुनामी से कितने देशों में जानमाल की क्षति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 11 देशों में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारण सुनामी के लिए उत्तरदायी है? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ए भूकंप। नेक्स्ट लेके चलते हैं अगले पेज पर, और इसमें दो ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अगले वाले में भी, 2 से 3 कि क्षतिग्रस्त इमारत में चलते फिरते समय किस समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का बी नंबर, आग नहीं जलानी चाहिए। फंसे व्यक्ति को ढूंढ निकालने में उपयोगी उपकरण कौन सा है? दूसरे का सही आंसर हो जाएगा सी इंफ्रारेड कैमरा। तीसरा है विद्यालय या फिर महाविद्यालय स्तर पर स्वयं सेवक का कार्य करने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा बी एनसीसी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है? पहले का सही आंसर हो जाएगा सी हिमालय पर्वत। फिर है भूकंप रोधी भवनों में दीवार की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए? दूसरे का हो जाएगा बी 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का सी देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वह है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी अक्षांश देशांतर के रूप में सही स्थिति निर्धारण करने के लिए। वॉकी टॉकी किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा वायरलेस सेट से। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूखा आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृषि मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका हो जाएगा मैं नहीं तुम। तीसरा क्वेश्चन है आपका जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हो जाएगा जिलाधिकारी। बी नंबर सही। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक भागीदारी को जुटाने में महत्वपूर्ण उपाय है? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा, बताओ कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जनसभाएं। दूसरा है निम्नलिखित में से किस दल को प्रशिक्षित होना अति आवश्यक नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी पूर्व चेतावनी दल को। नेक्स्ट और उसके बाद लास्ट आपका जो क्वेश्चन है कि भवन निर्माण विशेषज्ञ होते हैं? तो पहले का सही आंसर हो जाएगा बी सिविल इंजीनियर। फिर है एक समुदाय आपदा प्रबंधन कार्यों का केंद्र बिंदु होता है? तो इसका हो जाएगा ए एकता में बल है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपके सारे वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, यानी मान के चलिए आपके 22 में से आपके 17 से 18 नंबर कंफर्म है यहीं से आएंगे जो मैंने आपको वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं। 22 नंबर कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता, 8 नंबर के आपके एमसीक्यू, 8 नंबर निश्चित उत्तर प्रश्न और 6 नंबर का आपका नक्शा। तो ये 3 टोटल टॉपिक और जो हमने इनमें कवर किए हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसका मतलब आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, ये सारी वीडियोस कुछ आ चुकी हैं और कुछ आनी बाकी है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन जरूर चेक कर लेना चैनल में जाकर के, या फिर वीडियो को लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो उसमें हमने सारी वीडियोस ऐड कर रखी है, तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कौन कौन सी वीडियो आ गई और कौन सी आना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम।